नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव की। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। गलवान घाटी के पास LAC पर हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। वहीं चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। उसके 43 सैनिक हताहत हुए हैं, इनमें से कुछ की मौत हुई है, कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। इन सबके बीच LAC के पार चीनी हेलीकॉप्टर देखा गया है जो मृत और घायल सैनिकों को ले जाने के लिए आया था। इस घटना पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने हमेशा LAC का सम्मान किया और चीन को भी ऐसा करना चाहिए। LAC पर जो हुआ उससे बचा जा सकता था। दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ा है। देर रात तक प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठकों का दौर भी इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनजर चलता रहा। भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव, भारत के 20 जवानों की शहादत और पूरे देश में इसे लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश नजर आ रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। चीन को भी भारी नुकसान की खबर है। 43 सैनिक हताहत हुए हैं, इनमें मृत और गंभीर रूप से जख्मी दोनों शामिल हैं। LAC पर चीनी सरहद के पास LAC पर हेलीकॉप्टर देखा गया है जो मृत और घायल सैनिकों को ले जाने के लिए, संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि घायल और मृत सैनिकों को ले जाने के लिए आया था। इस घटना पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने हमेशा LAC का सम्मान किया, चीन को भी ऐसा करना चाहिए। इधर भारत चीन के बीच LAC पर जारी तनाव को लेकर UN ने, संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपेक्षा की गई है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता एरी कैनिको का बयान है। उन्होंने कहा कि LAC पर हुई हिंसा और मौत से हम चिंतित हैं। हम दोनों पक्षों से अधिकतम संयम की अपेक्षा करते हैं। ये खबरें सकारात्मक हैं कि दोनों देश तनाव को कम करने में जुटे हुए हैं। और लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात को भारत और चीन के सैनिकों की हिंसक झड़प में 18 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए। जान गंवाने वाले अन्य जवान भी इसी रेजिमेंट के बताए जा रहे हैं। कर्नल संतोष 18 महीने से लद्दाख में भारतीय सीमा की सुरक्षा में तैनात थे। शहीद संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे। उनकी मां ने कहा है कि वो दुखी हैं क्योंकि इकलौता बेटा खो दिया, लेकिन उसने देश के लिए कुर्बानी दी, इस पर उन्हें गर्व है। भारत चीन में बढ़ते विवाद और चीनी सेना की तरफ से भारतीय सैनिकों पर हमले के विरोध में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चीन का जोरदार विरोध किया है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस ने खुद इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध के दौरान चीन के झंडे और चीनी राष्ट्रपति के पुतले भी फूंके। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की भी मांग की है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को उन्होंने पत्र लिखा है। प्रदेश में बन रहे जो राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, उनकी निर्माण गति बढ़ाने का अनुरोध उन्होंने किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि रायगढ़ धर्मजयगढ़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। इसके अलावा अंबिकापुर वाड्रफनगर रेणुकूट की लंबाई 110 किलोमीटर करने का आग्रह उन्होंने किया है। रायपुर धमतरी मार्ग निर्माण की गति बढ़ाने का अनुरोध उन्होंने किया है। चांपा कोरबा कटघोरा मार्ग के उन्नयन का आग्रह उन्होंने किया है। मुनगाडीह नाले पर बने नए पुल का निर्माण बारिश से पहले जरूरी है। पतरापाली से कटघोरा मार्ग की मरम्मत भी जरूरी है। रायगढ़ सारंगढ़ सरायपाली मार्ग 5 साल बाद भी अधूरा है।
छत्तीसगढ़ में एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए सीएम बघेल ने नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। अंबिकापुर, वाड्रफनगर, रेणुकूट और रायगढ़ धर्मजयगढ़ मार्ग को भी नेशनल हाईवे में शामिल करने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में लगातार हो रही वन्य प्राणियों की मौत को लेकर सीएम भूपेश बघेल बेहद गंभीर हैं। सीएम ने वन्य जीवों की मौत पर आज एक अहम बैठक भी सीएम हाउस में बुलवाई है। ये उच्च स्तरीय बैठक होगी। वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर समीक्षा की जाएगी। दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि एक हफ्ते के भीतर पूरे छत्तीसगढ़ में 5 हाथियों की जान गई है। इनमें से एक मामला करंट लगने से मौत का है, कुछ मामले हादसे के हैं। इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने चिंता जताई है और एक अहम बैठक आज होने वाली है वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर। खबर रायपुर से, जहां कोरोना से जंग जारी है। 31 नए मरीज मिले हैं। नारायणपुर में कोरोना की एंट्री हो गई है और अब जो स्थिति बन रही है उनमें 28 में से 26 जिलों तक कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। हालांकि कल 102 मरीज कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या है 841। कवर्धा में फिर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। सीएमएचओ ने इसकी जानकारी दी है। ये संक्रमित महिला मजदूर है जो बाहर से लौटी थी। उसे बोड़ला विकासखंड के न्यूर गांव राहत शिविर में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। सैंपल जांच के लिए एम्स रायपुर भेजे गए थे। अब कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव या फिर एम्स रायपुर भेजा जाएगा। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 89 तक पहुंच चुकी है। हालांकि इनमें से 42 पूरी तरह स्वस्थ होकर लौट गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 47 हो गई है। बलौदाबाजार जिला अस्पताल ने लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अनोखी पहल की है। आयुष विभाग की मदद से यहां हर आने जाने वाले को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जा रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि यह काढ़ा लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग से संक्रमण से लड़ने की शक्ति देता है, यह कोरोना से बचाव भी करता है। बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक का एक काढ़ा पिलाया जाता है। इसमें त्रिकुट चूर्ण और 3 से मतलब करीब 30 से 40 तुलसी की पत्तियों को 1 लीटर पानी मिला के उबाला जाता है। जब वो करीब 500 ml की हो जाती हैं, उसको हमारे द्वारा पेय के रूप में यहाँ दिया जाता है जिला अस्पताल में। मुंगेली के धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव न होने के चलते धान अब सड़ने लगा है। जिले में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से खुले में रखा यह धान पूरी तरह भीग गया। खरीदी केंद्रों को देखकर ऐसा लगता है मानो जानबूझकर धान को बारिश में भीगने के लिए रखा गया है। मुंगेली के कांग्रेस नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजीत बनर्जी एसडीएम और खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ गुरुवाइन डबरी के केंद्र पहुंचे। यहां हजारों क्विंटल धान पानी में डूबा दिखाई दिया। पूरे मामले पर एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर राजनांदगांव में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी में सवार होकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दाम में नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेसियों ने बैलगाड़ी में बैठकर पूरे शहर का भ्रमण किया और बढ़ती कीमतों का विरोध जताया। इसके बाद उन्होंने नायब तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा। दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाकों के अंदरूनी गांव में नक्सली अब सामूहिक खेती कर रहे हैं। इसके लिए ये ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक युवक को नक्सलियों के लिए ट्रैक्टर सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। नक्सली दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। नक्सलियों को खाने पीने की समस्या पैदा हो गई है।
लिहाजा नक्सली अब खेती किसानी भी करने लगे हैं। यहाँ जैविक और आधुनिक दोनों तरह की खेती की जा रही है। शुरू में डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद लॉकडाउन के कारण उसका सप्लाई बहुत अफेक्ट हो गया है। तो ये 2 साल से देखा जा रहा है कि नक्सली अपने पूरे एरिया में खुद ही खेती करा रहे हैं। पुलिस कप्तान अभिषेक पल्लव के मुताबिक अब ग्रामीण भी नक्सलियों को चावल देने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से नक्सलियों को खाने पीने में भी समस्याएं आ रही हैं। पूरे मार्ग पे करीब करीब रात से रात नक्सलियों का ही है। नावरा की तरफ आप जाएंगे तो 100 एकड़ जमीन पे आपको नक्सलियों के फार्म हाउस दिखेंगे। तो निश्चित रूप से लंबे वहाँ पे जहाँ भी उनको जरूरत पड़ती है वहाँ पेड़ों को काट के पेड़ों की लकड़ियों की तस्करी कर देते हैं और उसको खेत बना के उसमें जो है नक्सली खेती करते हैं। नक्सलियों के भय से कई लोग गांव छोड़कर अब बारसूर, दंतेवाड़ा, गीदम समेत अन्य जगहों पर जा रहे हैं। ऐसे में खाली पड़े खेतों का नक्सली भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब्दुल हमीद सिद्दीकी, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। इधर दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति बना रही है। ये रणनीति नक्सलियों की घर वापसी के लिए बनाई जा रही है। इसके तहत जिले में मौजूद इनामी नक्सलियों की एक सूची तैयार की जा रही है, जिसे पंचायत भवन और सार्वजनिक जगहों पर चस्पा किया जाएगा। पुलिस की पूरी कवायद नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहित करने से जुड़ी हुई है। पहली सूची में चेकपाल के 13 इनामी नक्सलियों के नाम शामिल हैं। गाँव के 2 8 लाख के इनामी, 2 5 लाख के इनामी और 2 3 लाख के इनामी, 5 2 लाख के इनामी और 2 जो है 1 लाख के इनामी। तो आप समझ सकते हैं कि 3 लाख के ऊपर 6 इनामी की निश्चित रूप से उनमें से कुछ लोग यदि सरेंडर करते हैं, मुख्यधारा में जुड़ते हैं, तो इससे गांव में जो है सुख शांति फैलेगी, काफी फायदा पहुंचेगा। हर गांव का हर आदमी जानेगा कि इसके गांव में कौन नक्सली है, किस परिवार में कौन नक्सली है। जब भी एनकाउंटर होगा तो कोई भी गाँव वाले जो आते हैं कि ये नक्सली नहीं था, ग्रामीण था, तो हम यदि आह्वान करते हैं, उनको लगता है कि ग्रामीण है तो साक्षी लेके हमारे पास आए, साक्षी को देखा जाएगा और यदि उनको समझाई दी जाएगी और यदि नाम गलत पाने पर नाम को हटाया दिया। और नक्सलियों के मददगारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रदेश में नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के खुलासे के बाद डीजीपी डीएम अवस्थी ने यह साफ साफ कहा कि जो भी नक्सलियों की मदद करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं पुलिसकर्मियों के भी इसमें शामिल होने पर उन्होंने ये कहा कि दुखद है और उन्होंने कहा कि अपवाद को छोड़ दें तो हमारी पुलिस पूरी निष्ठा के साथ अपना काम कर रही है। शहरी नेटवर्क में जो लोग भी माओवादी को समर्थन देते हैं, चाहे वो सामान्य नागरिक हो चाहे वो पुलिसकर्मी हो, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। पुलिस खराब नहीं है, बहादुर लोग हैं, मेहनती लोग हैं और अच्छे लोग हैं। एक आध घटनाओं से नकारात्मक शब्द जरूर बनती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में छत्तीसगढ़ पुलिस और अच्छा से। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर बालोद से। बालोद में पहली ही बारिश में जलभराव हो गया। डोंडी लोहारा के खमतराई गांव में जलभराव हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने ये जलभराव हुआ है। जलभराव के चलते ग्रामीणों को दिक्कतें आ रही हैं। अस्पताल के भीतर जाने में इन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं। पहली ही बारिश में तमाम दावों की पोल खुल गई। पहली ही बारिश में लबालब पानी भर गया। चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की संचालिका और द विजडम ट्री फाउंडेशन बिलासपुर की फाउंडर डॉक्टर पलक जायसवाल को एमिनेंट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड उन्हें जनरल नॉलेज टुडे की तरफ से 2020 के लिए लीडिंग संस्थान के लिए दिया गया। चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रबंध निदेशक आशीष जायसवाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर पलक कोरोना महामारी के दौर में सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही हैं। के बावजूद हमारा रिजल्ट सबसे अच्छा था, तो ये हमारे लिए बहुत विशेष उपलब्धि है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो नहीं, जिसमें जब शुरुआती तौर पे जब सैनिटाइजर की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, मार्केट में मिल नहीं रहा था। बिलासपुर के मरवाही समेत आसपास के इलाकों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बनाए गए जल संसाधन संभागीय कार्यालय मरवाही को बंद कर बोधघाट शिफ्ट किए जाने के विरोध में जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जनता कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सरकार के इस फैसले का वो विरोध कर रहे हैं, इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।
वर्ष 2001 में वर्तमान तत्कालिक मरवाही विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी जो मरवाही के कमियां थे, उनकी सोच थी कि हर खेत में पानी पहुंचना चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्हें जल संसाधन संभाग मरवाही का डिवीजन कार्यालय मरवाही में खोला था, जिससे लगभग 48 एनीकट कम मतलब 11 से ऊपर बांध और लगभग 500 किलोमीटर सुपर लाइनिंग का काम हुआ था। लोगों को पानी पहुंच रहा था। वही मरवाही जल संसाधन का डिवीजन कार्यालय अब भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार यहाँ से उठा के बोधघाट ले जाना चाहती है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। ये ऑफिस यहाँ जाने से निश्चित रूप से मरवाही वालों को आगामी समय में भारी नुकसान हो जाएगा। खेतों में पानी नहीं पहुँचेगा, लोगों की खेती पिछड़ेगी, आदमी अपने जो सुचारू कार्य है उसको कभी पूर्ण नहीं कर। कोरबा में वाम दलों ने केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। वाम दलों ने जिले के क्वारंटाइन केंद्रों और राहत शिविरों में रखे गए प्रवासी मजदूरों को पौष्टिक आहार देने, चिकित्सा समेत तमाम बुनियादी सुविधाएं देने की मांग भी की। 16 जून देशव्यापी विरोध दिवस सफल हो। और वामपंथी पार्टियों के आह्वान पे पूरे देश में राष्ट्रव्यापी राजनांदगांव में ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि ट्रक में सवार 6 लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर के कोटा गहना बांध में नहाने के दौरान डूबने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना सोमवार की है, जब कुछ बच्चे एक साथ बांध में नहाने के लिए गए थे। इस दौरान ये 5 साल की मासूम डूब गई। गांव वालों और गोताखोरों ने बच्ची को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। दूसरे दिन बच्ची का शव तैरता हुआ नजर आया। गाँव वालों ने राजपुर पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा तैयार कर उसे पीएम के लिए भेजा गया है। राजधानी रायपुर के 2 थाना इलाकों से कंडक्टर के अपहरण के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कंडक्टर समेत जो दोनों ट्रक हैं उन्हें सकुशल बरामद कर लिया है। कंडक्टर भी सुरक्षित हैं। इस पूरे घटनाक्रम के 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों ने मंदिर हसौद और विधानसभा थाना इलाके यहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों के कब्जे से लूट का सामान भी जब्त कर लिया गया। रुपए का मशरूफ है ये सामान के साथ, जो कि हमारी टीम ने बरामद किया है। 7 सदस्यीय जो गिरोह है उनको पकड़ा गया है और बाकी की अभी पूछताछ चल रही है और आशा है कि और भी हम लोग को कुछ इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इनके सबके कब्जे से जो है 6 चाकू भी बरामद किए बटनदार। इनकी मॉडल ऑपरेंडी ये थी कि ये नजर रखते थे कि कौन सा ट्रक है जिसको ये लोग लूट सकते हैं। उसके बाद में एक बोलेरो है इनके पास, बोलेरो से ये लोग पीछा करते थे उस ट्रक का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीफ फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खुले में पशुओं की चराई पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसके लिए ग्रामवासियों से रोका छेका के लिए बैठक कर 19 जून से इस व्यवस्था को लागू करने की अपील उन्होंने की है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सभी जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 19 जून तक सभी गांव और गौठानों में वहां के पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी, गणमान्य नागरिक और चरवाहे मिलकर रोका छेका की व्यवस्था को लागू करने के संबंध में आवश्यक निर्णय लेकर इस व्यवस्था को लागू करें। रोका छेका की व्यवस्था से अन्य फसलों के लेने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
सरगुजा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे थी और अब भी भगवान भरोसे ही है। आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में कुछ साल पहले मेडिकल कॉलेज की सौगात इसलिए दी गई थी कि गंभीर बीमारी के इलाज के लिए गरीबों को महानगरों में दर दर की ठोकर न खाना पड़े। कुछ हद तक ऐसा भी हुआ, लेकिन जिले के अधिकांश सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ उप स्वास्थ्य केंद्रों की हालत ऐसी है कि वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती तक नहीं हुई। थके हारे मरीज और उसके परिजन 55 किलोमीटर दूर लखनपुर पहुंचकर किसी तरह इलाज करा रहे हैं। उदयपुर में कहते हैं कि मार्को डॉक्टर जग जाओ, बच्चा वाला डॉक्टर नहीं है, इसे बोलते हैं। हमेशा वहाँ से ही भेजते हैं। उदयपुर में लड़का वाला डॉक्टर नहीं है, इसलिए हम उदयपुर से रेफर कर देते हैं लखनपुर। वैसे 55 किलोमीटर दूर लखनपुर इलाज कराने वाले ये अकेले परिजन नहीं हैं। उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी विशेषज्ञ डॉक्टर के ट्रांसफर के बाद आज तक कोई दूसरा रिलीवर डॉक्टर नहीं भेजा गया। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भी डॉक्टरों की कमी को मानते हैं और शासन द्वारा डॉक्टरों की नियुक्ति पर उन्हें तैनात करने की भी बात कहते हैं। हमने शासन को लिखा हुआ है, जैसे उपलब्ध होगा। विशेषज्ञों के बहुत सारे पद रिक्त हैं, जैसे भर्ती होती जाएगी पूरा हो जाएगा। उदयपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के साथ कई ऐसे शासकीय हेल्थ सेंटर हैं जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों के अभाव में मरीजों की जिंदगी भगवान भरोसे ही रहती है। न्यूज़ 18 के लिए अंबिकापुर से संवाददाता अमितेश पांडे की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।